कि आप धर्म की जय करिए, अधर्म का नाश करिए, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करिए और विश्व का कल्याण करिए। दुनिया में इकलौता संविधान है जो विश्व कल्याण की बात करता है। आर्टिकल 50 कहता है विदेशों से साथ भी अच्छा रिलेशन रखना है, किसी पर हमला नहीं करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। यही बातें हमारी किताबों में लिखाया गया, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें लिखाया गया। एक बात मैं 5 मिनट और ले लूं। मेरी एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमारे मित्र अपीयर करते रहते हैं हरियाणा की तरफ से। हम लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग दिशा में खड़े होते हैं। मैंने 2017 में एक पीआईएल फाइल किया था और उस समय आंकड़ों के अनुसार बताया था कि भारत में 5 करोड़ अवैध घुसपैठी आ चुके हैं। 5 करोड़। मैंने हरियाणा का भी आंकड़ा दिया था। आज तो 6 साल बीत चुके हैं। हरियाणा के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। नाम है हरियाणा, जहां हरि का वास था, जहां हरि का यान था, जहां 21 महर्षियों के आश्रम होते थे। दुर्भाग्यवश आपके 22 जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। आपके अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, ऐसा कोई जिला नहीं है हरियाणा का जहां अवैध लोग नाम बदल के नहीं रह रहे। मैं इसको धार्मिक चश्मे से या मजहबी चश्मे से नहीं देख रहा हूं। मैं इसको केवल यह देख रहा हूं कि भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है या विदेशी संस्कृति मजबूत हो रही है। हरियाणा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत हो रही है या एको हम द्वितीयो नास्ति की भावना मजबूत हो रही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गरियसी की भावना मजबूत हो रही है या विदेशी कल्चर मजबूत हो रहा है। भारतीय कल्चर और विदेशी कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात, एक झूठ सिखाया जाता है कि सभी मजहब एक समान होते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है। सभी मजहब एक समान नहीं होते। जब सबकी टीचिंग अलग अलग है, सबकी शिक्षा ही अलग अलग है, तो सभी मजहब एक समान कैसे हो जाएंगे? अगर दूसरों के प्रति नफरत सिखाई जा रही हो किताब में लिख के, तो सब एक समान कैसे हो सकते? एक और बड़ा फेक नैरेटिव कि मुगल यहां व्यापार करने आए थे। मुगल व्यापार करने आए थे तो व्यापार करते रहते। समस्या क्या थी? व्यापार करते आराम से। मुगल व्यापार करने नहीं आए थे, बल्कि मुगल इस्लाम का प्रचार करने आए थे। दूसरा फेक नैरेटिव, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने आई थी, अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे। झूठ है। ना ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई, ना अंग्रेज यहां व्यापार करने आए। अंग्रेज यहां केवल क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे। एक मेरी दूसरी पीआईएल चल रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने माइनॉरिटी कमीशन को, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को चैलेंज किया हुआ है। आपको शायद पता ही नहीं है, भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में टोटल 750 जिले हैं। 750 जिलों में से 500 जिलों में खत्म हो चुके हैं। हमारी बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। 300 तहसीलें ऐसी हैं भारत की जो बॉर्डर को टच करती हैं, या तो हिमालय को टच करती हैं, या तो नेपाल को टच करती हैं, या पाकिस्तान को टच करती हैं, या तो बांग्लादेश को टच करती हैं, या म्यांमार को टच करती हैं, या इधर समुद्र को टच करती हैं। उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 200 जिले, 300 तहसीलें, 9 राज्य, और कितने साल में? मात्र 75 साल में। क्यों? क्योंकि यहां के सरकारों ने प्लान्ड वे में भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक के बाद एक कानून बनाए। यह भगवान का आशीर्वाद है कि 2014 में एक सरकार आई जो धीरे 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 चीजों को बदल रही है। नहीं तो एक के बाद एक भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए नेहरू ने 1954 में कानून बनाया, और कानून बना के जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, माधवकर संहिता में लिखा है, सारंगधर संहिता में लिखा है, भाव प्रकाश संहिता में लिखा है, उन बीमारियों के इलाज को पब्लिसाइज करने पे अपराध बना दिया। इसका मतलब
जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जो चरक संहिता पढ़ते हैं, भाव प्रकाश संहिता पढ़ते हैं, महर्ष पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं, अगर वो पब्लिकली कहें कि हां हम इसका गारंटी के साथ इलाज करते हैं, तो उनको लीगल नोटिस चली जाएगी 1954 के कानून के कारण। पूरी लड़ाई वंदे मातरम पे हुई। 1971 में इंदिरा जी ने कानून बना के वंदे मातरम को सेकंड क्लास कर दिया। उस कानून को मैंने चैलेंज किया हुआ है। 1986 में, 1984 में हम सब, हमारे परिवार के लोगों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया, 404 सीट दिया। अगले साल 1985 में राजीव गांधी ने कानून बना के सारे के सारे घुसपैठियों को बसाने का इंतजाम कर दिया। सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A जोड़ दिया। पूरे भारत के लिए सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट 1947 है। असम के लिए उन्होंने कट ऑफ डेट 71 कर दिया। उसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। अभी 7 नवंबर से उसकी 5 जजों की बेंच सुनवाई शुरू करेगी। आप जरा सोचिए, घुसपैठियों को निकालने की बजाय घुसपैठियों को बसाने के लिए कानून बनाया गया। योग प्राणायाम नेचुरोपैथी को बढ़ाने की बजाय योग प्राणायाम नेचुरोपैथी को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम का प्रचार प्रसार करने की बजाय वंदे मातरम को किनारे लगाने के लिए 1971 में कानून बनाया गया। यह मैं उन कानूनों की बात कर रहा हूं जिसको मैंने चैलेंज किया, जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं दूसरी बात नहीं करता। जो कुछ मैं बोलता हूं पहले कोर्ट में चैलेंज करता हूं, फिर बोलता हूं। यहां पे मुगलों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा। सरकार की ड्यूटी थी उन मठ मंदिरों को रिस्टोर करती, काशी को रिस्टोर करती, मथुरा को रिस्टोर करती, ज्ञानवापी को रिस्टोर करती, अटाला को रिस्टोर करती, धार में भोजशाला को रिस्टोर करती, भद्रकाली को रिस्टोर करती। रिस्टोर करने की बजाय 1991 में नरसिम्हा राव ने एक कानून बना दिया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और जो कानून कहता है अब आप मठ मंदिरों के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। अगले साल 1992 में नरसिम्हा राव ने फिर दूसरा कानून बनाया। हिंदुओं को बांटने के लिए एक माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। और जहां बाकी कानून में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हिंदू कहलाते हैं, 1992 में जैन, बौद्ध, सिख को माइनॉरिटी बना दिया, जबकि वो सनातन के पार्ट है। यानी हिंदू मेजॉरिटी हो गया, जैन, बौद्ध, सिख माइनॉरिटी हो गए। जबकि सबकी संस्कृति एक है, सबका कल्चर एक जैसा है। उससे भी पेट नहीं भरा। अगले साल 1995 में फिर एक कानून बनाया, वक्फ एक्ट। इसको जानना बहुत जरूरी है। जिस संसद में भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए कानून बनना चाहिए था, जिस संस्कृत में भारत की परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा के प्रचार प्रसार करने के लिए कानून बनना चाहिए था, वहां किस तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया, एक के बाद एक। 1995 में वक्फ एक्ट बनाया। इतना खतरनाक कानून है जिंदल साहब, अभी वो कह दे ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उस नोटिस को आप गुरुगांव की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और चलो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी वाले तो ठीक है, समझदार हैं, चले जाएंगे, 200 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। वो झबुआ से आदिवासी भोपाल कैसे जाएगा जो 700 किलोमीटर पड़ता है? आदिवासी एरिया में इस वक्फ एक्ट के जरिए आदिवासियों का कन्वर्जन कराया जा रहा है। उनको नोटिस भेजी जाती है, ये तुम्हारी जमीन तो वक्फ की है। वो बोलता जी क्या करूं? बोले काम करो, कन्वर्ट हो जाओ, तुम नोटिस वापस ले लेंगे। इस तरीके से कन्वर्जन कराया जा रहा है। बड़े लोगों को नोटिस भेज के वसूली करते हैं और गरीबों को नोटिस भेज के कन्वर्ट कराते हैं। हमने चैलेंज किया उस कानून को भी। 2010 में नक्सलियों को, माओवादियों को, देश विरोधियों को, जासूसों को, गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए कानून बना दिया कि विदेशों से फंडिंग होती रहे। और सबसे बड़ा पाप तो फिर 2012 में किया। आप लोग गूगल करना, राहुल गांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राइट टू एजुकेशन। आपको एक गोपनीय टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मिलेगी। जब राइट टू एजुकेशन बना, ये सारे स्कूलों पे लागू होता था। पर्सनल लॉ बोर्ड 2012 में मिलता है राहुल गांधी से कि नहीं, हमको मदरसा इसके बाहर चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कानून के दायरे में आ गया तो मदरसों की ऑडिट शुरू हो गई।
मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है ये देखना शुरू कर दिया, सिलेबस क्या है वहां का, पढ़ाने वाला कौन है, सब जांच शुरू हो गई। रात को बैठक होती है, विशेष सत्र संसद का बुलाया जाता है। 2012 में मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। एक के बाद एक लगातार कानून। घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जनसंख्या विस्फोट भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये तीन हमारे लिए प्रमुख खतरे हैं, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है वो हमारी सामाजिक समरसता के लिए भी खतरा है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। आप ये बताओ, मुगल काल में धर्मांतरण हुआ? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेजों के टाइम में हुआ? आज भी हो रहा है। मुगलों का काम भी धर्मांतरण कराना था, अंग्रेजों का काम भी धर्मांतरण कराना था, आज भी धर्मांतरण। क्यों? क्योंकि एक तो हमने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून नहीं बनाए, और जो कानून है भी उसको हमने ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए आज मैं हरियाणा की इस पवित्र भूमि से आप सबसे कहता हूं, जब कभी धर्मांतरण हो, कोई घटना आए, आप लोग गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर से मिलिए, बोलिए धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के जो खतरे होते हैं उससे निपटने के लिए कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लगाइए इसके ऊपर। 1 साल तक इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए, लगवाइए उसको। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, गैंगस्टर एक्ट, लगवाइए उसको। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, इनडायरेक्ट वॉर है। जो धर्मांतरण कराने वाले हैं उनके मददगार, उनके खिलाफ लगवाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगवाइए। जब तक धर्मांतरण कराने वालों की प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, उनके खिलाफ एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और एक बात याद रखिए, सामने हमारे सिख बंधु बैठे हुए, आखिर धर्मांतरण रोकने के लिए सिख पंथ बना था, कोई और काम था? बताइए जरा। अगर धर्मांतरण नहीं होता, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होता, तो हमारे गुरु ने सिख पंथ ही नहीं बनाया होता। बनाया किस लिए? धर्मांतरण रोकना है। हमारे शीशगंज गुरुद्वारा किस लिए बना? धर्मांतरण रोकने के लिए।